नमस्कार, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से संबंधित चर्चा अपन कर रहे थे पिछले वीडियो में, और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है इस टॉपिक से। हर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप देख लो, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, चाहे वो डीएनए से, आरएनए से संबंधित हो, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित हो, जेनेटिक कोड से संबंधित हो, या फिर फिंगर प्रिंटिंग हो। मतलब कोई सा भी चैप्टर का टॉपिक है, वहां से प्रश्न आते हैं। तो आप वीडियो को पेशेंस के साथ और शिद्दत से पूरा देखें, जिससे कि आपके प्रश्नों के सही होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहे। वीडियो को अपन शुरू करते हैं। एक अनुरोध रहेगा आपसे, आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे आपके मित्र साथियों को भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सके। आगे इस श्रृंखला में हम शुरू करते हैं फिर आज का नया ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो यहां पर आंसर इसका होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का जो एंजाइम है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब बात आती है ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन तक पहुंचाना होता है। तो डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इनको कोड किया जाएगा किस फॉर्म में? एमआरएनए के रूप में। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। और एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उसे ट्रांसलेट किया जाता है और इससे बनती है प्रोटीन। इससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। तो इस टर्म को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, इन दो प्रोसेस की बदौलत क्या बनती है बॉडी में? तो इनकी वजह से बन जाता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए ये दो प्रोसेस होती हैं। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो एमआरएनए में होता है, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन में होता है। तो यहां पर एक टर्म आता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसा है? तो उसका फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में। ठीक है। डीएनए से डीएनए का ही जब फॉर्मेशन होता है, तो इस टर्म को कहते हैं रिप्लिकेशन। इसे कहते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति का बनना। इसे कहते हैं अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन को कहते हैं अनुलेखन, और ट्रांसलेशन को कहते हैं अनुवादन। अनुवादन, ठीक है। तो अनुलेखन की क्रिया द्वारा डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। और डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो उसे रिप्लिकेशन या प्रतिकृति कहते हैं। लेकिन दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये कहा कि कुछ वायरस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब डीएनए से इसका फॉर्मेशन हो रहा है आरएनए का या एमआरएनए का, तो इसे अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको। ठीक है। यहीं पर यदि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाए, आरएनए से किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन? डीएनए का। मतलब आरएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो रिवर्स हो गई है, बैक आ गई है, वो विपरीत हो गई है, तो इसे कहते हैं अपन रिवर्स
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हो गया अनुलेखन। डीएनए से एमआरएनए का बनना कहलाएगा अनुलेखन। तो फिर एमआरएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में आ रही है इसे कहते हैं विपरीत अनुलेखन। क्या कहते हैं? विपरीत अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत अनुलेखन कहते हैं। देखो, बार बार किसी टर्म को अपन सुनते हैं और बोलते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। तो आप यहां देखें, डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का आरएनए में कोड होना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। आरएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखो वापस डीएनए में आ रही, मतलब आरएनए से डीएनए का बनना विपरीत अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर, वायरस के अंदर ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो एंजाइम काम करता है, एंजाइम का नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इस टर्म को बताने वाले, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो डीएनए से आरएनए में होता है और आरएनए से प्रोटीन में होता है। लेकिन कुछ कुछ वायरस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो कहां हो रहा है? वो डीएनए से आरएनए में भी होता है, आरएनए से डीएनए में भी होता है। तो इसे बाई डायरेक्शनल फ्लो कहा गया है। और इसको अपन ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, क्योंकि ये उल्टी दिशा में चल रही है इसीलिए हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या विपरीत अनुलेखन कहते हैं। और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ऐसा बताने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनके नाम है टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किस में पाई जाती है? वायरस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? वायरस में पाई जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरीके से हमने अभी ये देखा कि जो एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो आंसर आएगा आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के आगे अगर जोड़ दिया जाए, इसके आगे जोड़ दिया जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी तब आंसर यहां बदलेगा और आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किसकी जरूरत पड़ेगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। आप इसे नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे चलें और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रमोटर इज बाइंडिंग साइट फॉर। प्रमोटर किसके लिए बाइंडिंग साइट का काम करता है? प्रमोटर, है ना। देखिए, ये प्रमोटर एक्चुअल में क्या है? ये यूनिट है। ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? इकाई है। और इकाई हम यहां पढ़ते हैं 3। कितनी इकाई पढ़ते हैं? 3। एक इकाई का नाम है प्रमोटर, दूसरी इकाई का नाम है टर्मिनेटर, तीसरी इकाई का नाम है स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है? तो ये यूनिट है ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, अनुलेखन की इकाई। तो क्वेश्चन तो यहां से भी आ सकता है, अनुलेखन की इकाई निम्नलिखित में से अनुलेखन की इकाई कौन सी नहीं है? तो वहां पर ये 3 नाम होंगे, एक कोई और होगा तो हमको पहचानना है। या फिर वो कहता है निम्नलिखित में से अनुलेखन की इकाई है, तीनों नाम हो, नीचे उपरोक्त सभी, है ना, ऑल ऑफ दीज लिखा हो, तो अब ये सारे ही आंसर आएंगे। तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर, है ना। तो ये अनुलेखन की तीनों इकाई हैं। इनमें से एक इकाई से प्रश्न पूछा गया है, प्रमोटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो प्रमोटर किसके लिए बाइंडिंग साइट का काम करता है? तो हमारा आंसर आता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। ठीक है, देखिए
मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, फॉर्मेशन करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवाएगा और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसे अपन शॉर्टकट में आरपी लिख रहे हैं, अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट जो हैं उनमें आरएनए पॉलीमरेज एक काम करता है, वहीं पर अगर मैं यूकैरियोट की बात करूं तो आरएनए पॉलीमरेज 3 काम करते हैं, है ना। अब आरएनए पॉलीमरेज को अपन देखें तो आरएनए पॉलीमरेज की भी तो यूनिट है, तो इसमें कौन कौन सी यूनिट आती हैं, तो आपको यहां याद रखना है, अल्फा अल्फा 1, बीटा बीटा 1, है ना, और एक फैक्टर लगता है सिग्मा फैक्टर, है ना, सिग्मा फैक्टर। कभी आपको ऐसा भी लिखने को मिलेगा कि इसमें एक ओमेगा भी इंक्लूड रहता है। तो इस तरीके से अगर आरएनए पॉलीमरेज की यूनिट पूछे तो आंसर में 5 लिखा हो तो 5 कर दें, और अगर 5 ऑप्शन में नहीं हो, अगर 6 ऑप्शन हो तो फिर 6 को भी लगा दें, है ना, या तो 5 ही आएगा ज्यादातर। और इसमें जो सिग्मा फैक्टर रहता है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ, अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लूं तो इसमें जैसे अल्फा अल्फा 1, बीटा बीटा डैश, है ना, और यहां इसके साथ बाइंड रहता है सिग्मा फैक्टर और ओमेगा फैक्टर। इस तरीके से सिग्मा फैक्टर ओमेगा का जो फंक्शन है ना, सिग्मा फैक्टर का वो बस इतना सा रहता है, जैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल है और डीएनए मॉलिक्यूल पर यहाँ पर ये प्रमोटर साइट है, और प्रमोटर साइट पर जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है ना, आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ जाता है तो सिग्मा फैक्टर फिर इससे यहाँ से रिमूव हो जाता है। सिग्मा फैक्टर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मोटरसाइकिल में अपन ने किक लगा के मोटरसाइकिल को, इंजन को स्टार्ट किया और इंजन स्टार्ट हो गया, फिर मैं उसमें से किक को निकाल के अगर बाहर भी रख दूं तभी इंजन चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सेम कंडीशन है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज से जैसे ही ये ज्वाइंट होता है प्रमोटर साइट के साथ, और ये सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है आगे फर्दर प्रोसेस कराने के लिए, क्योंकि आगे भी तो इसे यही काम करना है, ट्रांसक्रिप्शन में फिर से इन्वॉल्व रहना है, तो इस तरीके से। अच्छा, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, यूकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज लगते हैं वो 3 होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ऐसे याद रखना। अब इनके काम क्या है, ये काम क्या करते हैं, तो देखो ऐसे याद ट्रिक से रख लेंगे कि थर्ड से टी, देखो थर्ड और टी आरएनए, तो ये तो टी आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा, अरे, और ये सेकंड, तो सेकंड को ऐसे लिखते हैं अपन, तो अरे ये डंडा ऐसे लगा देती है बीच में, तो ये एच एन आर एन ए, है ना, और आर आर एन ए, ये आर आर एन ए के लिए है। वैसे आर आर एन ए में 28S, 18S, 16S, है ना, 5.8S, 5S, इस तरीके से आर आर एन ए कई टाइप के हैं। वो अभी कोई आगे क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो हम वहां चर्चा कर लेंगे। आपको अभी क्या क्या याद रखना है, प्रमोटर साइट से किस जो बाइंडिंग होती है वो आरएनए पॉलीमरेज की होती है। आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर के साथ जुड़ जाता है तो एक फैक्टर रिमूव होता है, रिमूव होने वाले फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। और ये जो प्रमोटर क्या है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है, इकाई है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्रमोटर प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, टर्मिनेट रोक देता है उसे। तो टर्मिनेटर के पास जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है, जैसे यहां मैंने मान लिया ये टर्मिनेटर है, और यहां पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी, ये स्टॉप करा देता है, उसे बंद करा देता है। इसका मतलब ये जो टर्मिनेटर है ना, ये ट्रैफिक पुलिस के जैसे काम कर रहा है, तो इसने प्रोसेस को क्या करवाया, रुकवा दिया है। चलो इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लें, और इसमें बहुत सारी डिटेल है। देखो क्वेश्चन आपको लगेगा कि एक है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, मतलब एक क्वेश्चन में करीबन आपके 4-5 क्वेश्चन और भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो इस तरीके से अपन ये सेशन आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, और आपकी जो क्वेरी है किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, और आपके कमेंट करने से थोड़ा सा हौसला भी बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने की ज्यादा इच्छा करती है। और परीक्षा भी आपकी बहुत नजदीक है, तो थोड़ा सा स्पीडली भी चलेंगे अपन।
और कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो जो है टाइम पर मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कैपिंग अकर्स एट, कैपिंग है ना, तो कैप किस जगह पर लगेगी या कहां मिलती है? तो मैंने इधर देखो लिखा हुआ है 5 डैश एंड पर। अब ये 5 डैश एंड क्या है ना, तो 5 डैश एंड किसका है ये, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैपिंग और एक टर्म और आता है टेल, ये दो टर्म आएंगे, टेल का होना और कैप का होना। कैप कहां लगेगी और टेल कहां लगेगी, ठीक है, दो टर्म आएंगे। और अपन ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, दोनों में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, मतलब अनुलेखन की जो प्रक्रिया है, तो अनुलेखन इन दोनों में अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए, प्रोकैरियोट में जैसे मैंने किसी बैक्टीरिया को मान लिया, तो ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर का ये जो पूरा भाग है इसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर इसके क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। ये मेरे पास एक और मैंने सेल बनाई है और इसमें यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये इधर साइटोप्लाज्म होगा और ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। तो इधर ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। इसमें क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यहां लिख लेते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है ना, तो दोनों सेल अलग अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, जब वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है तो इसका जो डीएनए है वो इस तरीके से इस साइटोप्लाज्म में ही तो मिलेगा। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहती है कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। तो आप मुझे ये बताइए, प्रोकैरियोट सेल के अंदर डीएनए से जो एमआरएनए बनता है वो कहां बनता है? प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? तो आपका आंसर आएगा कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही होता है क्या ना। दूसरी बात, अगर यूकैरियोट की अगर बात करें अपन, तो यूकैरियोट में आप क्या बताओगे? यूकैरियोट में क्योंकि वेल डेवलप न्यूक्लियस है, और वेल डेवलप जब न्यूक्लियस है तो इसके अंदर क्रोमोसोम यही होंगे इसके अंदर, और क्रोमोसोम यहां होंगे तो डीएनए भी तो इसके अंदर ही होगा। तो डीएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए। डीएनए से क्या बन जाएगा, एमआरएनए। तो यूकैरियोट में अगर पूछा जाए कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है, तो आपका आंसर आएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर। अब दूसरी बात ये आती है, एमआरएनए बन गया, अब एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन, क्या बनेगी, प्रोटीन। और यहां भी बनेगी प्रोटीन, तो ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और फिर साइटोप्लाज्म में बनेगी प्रोटीन। इसका मतलब यहां पर कौन सी घटना हो रही है, ट्रांसलेशन। तो देखिए मेन अंतर क्या है, प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों घटनाएं साइटोप्लाज्म में ही होती है। सपोज करते हैं एक रूम के अंदर डीएनए बिखरा हुआ है, तो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ तो रूम के अंदर ही हुआ, और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ तो उसी रूम के अंदर हुआ। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की दोनों जो प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वो दोनों कहां होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस कहां होंगी, तो आंसर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और जबकि यूकैरियोट की अगर बात होती है तो आंसर बदलेगा। कैसे बदलेगा, यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है या न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है ना, जबकि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होती है, अर्थात न्यूक्लियस के बाहर होती है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में, और दोनों से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। अब एक और बात हमको पढ़नी है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर अपन आगे चलते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब आगे देखें अपन। अब बात करते हैं फिर से प्रोकैरियोट की। देखो, प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है मतलब अनुलेखन होता है, तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज भाग लेगा एक, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां होती है, तो आंसर आएगा साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अगली बात, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो प्रोकैरियोट में होती है, तो इसमें जो डीएनए होता है और डीएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है, ये बात है। तो डीएनए की जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ एमआरएनए की होगी, मतलब डीएनए से बनने वाले एमआरएनए की लंबाई कैसी होती है? इक्वल होती है, मतलब समान होती है। ठीक है। अगला आपको क्या याद रखना है, इसमें इंट्रोन एक्सोन जैसा कोई टर्म नहीं आता, इसमें एक्सोन ही पाए जाते, इंट्रोन तो होते ही नहीं। ठीक है। और लेंथ इसकी बराबर रहती है। ये प्रक्रिया कहां होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है, और इसमें आरएनए पॉलीमरेज केवल एक भाग लेता है ना। ठीक है। अगली बात देखिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की यूनिट कितनी है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की यहां पर यूनिट कितनी लगेंगी? तो यूनिट तो वही 3 लगेंगी। कौन कौन सी होंगी? एक होगा प्रमोटर, एक होगा स्ट्रक्चरल जीन, और एक होगा टर्मिनेटर। एक होगा प्रमोटर, हिंदी में प्रमोटर को उन्नायक कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन को संरचनात्मक जीन कहते हैं, और टर्मिनेटर को समापक कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो संरचनात्मक जीन काम करता है उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। कौन सा जीन? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। याद रखना, प्रोकैरियोट में कौन सा जीन है? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। कैसे याद करोगे? देखो, पॉलीसिस्ट्रोनिक पी से शुरू हो रहा है, ऐसे ही प्रोकैरियोट भी तो पी से शुरू हो रहा है, तो प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है ना। प्रोकैरियोट में कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन कौन सा होगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन होगा। ठीक है। तो एक मोनोसिस्ट्रोनिक भी तो होता है, तो वो यूकैरियोट में जाएगा। मोनोसिस्ट्रोनिक कहां जाएगा? यूकैरियोट में। पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें होगा? प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको ये टर्म याद रखने हैं। क्या क्या? आरएनए पॉलीमरेज एक भाग लेता है। प्रक्रिया कहां होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है। बनने वाले डीएनए से बनने वाले एमआरएनए की लंबाई बराबर होगी डीएनए के। ठीक है। और इसमें 3 यूनिट भाग लेती हैं। एक होता है प्रमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है। स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए का फॉर्मेशन करवाएगा, और टर्मिनेटर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है। और जो स्ट्रक्चरल जीन है या जो संरचनात्मक जीन है उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन यहाँ पर भाग लेता है। मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा प्रोकैरियोट में आएगा। इसमें होगा? प्रोकैरियोट में होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब यूकैरियोट के अंदर, इसके अंदर यूकैरियोट के अंदर भी तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। यूकैरियोट के अंदर भी तो अनुलेखन होगा। यहां पर थोड़ा सा बदलाव आएगा। क्या क्या बदलाव आएगा? पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? कहां होगा भैया? केंद्रक के अंदर होगा। कहां होगा? केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होगा, है ना, न्यूक्लियस में होगा। दूसरी बात, आरएनए पॉलीमरेज कितने भाग लेंगे? तो आंसर क्या आएगा? 3 आरएनए पॉलीमरेज यहां भाग लेते हैं। कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड।
तीनों भाग लेंगे। इनके बारे में अपन ने पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर ली है, और पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप देख सकते हो। और आगे देखिए, यहां पर जो स्ट्रक्चरल जीन काम करता है, जो संरचनात्मक जीन होता है, संरचनात्मक जीन, वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। कौन सा जीन? मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। तो प्रोकैरियोट में कौन सा लग रहा था? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, है ना। और यूकैरियोट में कौन सा लग रहा है? तो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी याद रखना है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है यूकैरियोट में, वो कहां होती है? तो केंद्रक के अंदर होगी। आरएनए पॉलीमरेज कितने भाग लेंगे? तो 3। संरचनात्मक जीन कौन सा भाग लेता है? तो मोनोसिस्ट्रोनिक भाग लेता है, ठीक है। और भी कुछ है इसमें अभी। अगला पॉइंट 4 नंबर, यहां पर एक प्रोसेस और होती है, और वो जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। कौन सी प्रोसेस है? स्प्लाइसिंग प्रोसेस काम करती है यहां पर। ऐसी कोई प्रोसेस प्रोकैरियोट में काम नहीं करती है। स्प्लाइसिंग की वजह से डीएनए से बनने वाले एमआरएनए की लेंथ कम हो जाती है। प्रोकैरियोट में चूंकि स्प्लाइसिंग की घटना नहीं होती है, इसलिए डीएनए से बनने वाले एमआरएनए की लेंथ भी बराबर रहती है। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है वो अपन आगे देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये कलर नहीं दिख रहा होगा, जैसे मेरे पास डीएनए से बनने वाला ये पहला एमआरएनए का प्रिकर्सर है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए के ऐसे ऐसे सेगमेंट भी होते हैं जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐसे मान लो कि है ही नहीं, और वो अपने काम के भी नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे अलग कलर से दिखा दिया है ना। और ये अपने काम के नहीं है, तो फिर जब ये काम के नहीं है तो फिर इनको हटाओ यहां से, है ना। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, वो 3' to 5' होगा। कौन सा रज्जुक होगा? ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये। टेम्पलेट का मतलब सांचा, है ना। सांचे होते हैं ना, जैसे अपन गणेश जी के लिए मोदक बनाते हैं तो उसका सांचा आता है कि नहीं, तो ऐसे ही ये सांचे का काम करता है। और इससे ये बना एमआरएनए का प्रिकर्सर बना, ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें एक्सोन है और इसमें इंट्रोन है, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन। इस तरीके से इसमें जो सेगमेंट बने, तो यहां पर तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक्सोन के अंदर, इंट्रोन के अंदर नहीं है। और जब इंट्रोन के अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये अपने काम का नहीं है, तो फिर हम इसको यहां से हटा के अलग करेंगे। और जब अलग करेंगे तो क्या होता है? देखिए, ये वाला सेगमेंट एक यहां पर एंजाइम काम करता है, और एंजाइम का नाम है स्प्लाइसियोसोम एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? इस डीएनए में से एक्सोन के बीच में जो इंट्रोन लगे हुए हैं उनको हटाएगा, और हटाने के बाद तो देखिए ऐसे मैं इसको लेके आता हूं ऐसे। अब समझने की कोशिश करना, ये यहां के बढ़ गया ना, ये देखो, फिर ये, फिर ये। अब ये जो पीला वाला सेगमेंट है अपना, वो ऐसे आ गया। तो ये क्योंकि 3' और ये 5' वाला है, तो यहां पर 5' होगा, यहां पर 3' होगा, तो यहां भी 5' होगा और यहां 3' होगा। इस तरीके से ये जो सेगमेंट बना, इसमें केवल और केवल एक्सोन होंगे, केवल और केवल क्या होंगे? एक्सोन होंगे। इसीलिए अब आप देखिए, इस डीएनए की लेंथ इतनी थी और इस डीएनए की लेंथ देखो इतनी रहेगी। तो ऐसा क्यों हुआ? स्प्लाइसिंग की वजह से। स्प्लाइसिंग को कराने वाले एंजाइम का नाम स्प्लाइसियोसोम। काम क्या करता है? एक्सोन के बीच में से इंट्रोन को हटा देता है।
तो बनने वाला जो एमआरएनए है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एमआरएनए का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप को एचएनआरएनए कहते हैं, हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। एमआरएनए का प्रिकर्सर कहलाता है ये, एमआरएनए का प्रिकर्सर एचएनआरएनए। एमआरएनए का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है, एचएनआरएनए कहलाता है। अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी भी तो करानी है। अब इसमें क्या होगा, दो प्रोसेस और निकलती हैं। अब दो प्रोसेस कौन कौन सी होनी है, मतलब 5' पर या 5' पर तो एक कैपिंग होती है, मतलब कैप जुड़ जाती है, और 3' पर टेल जुड़ती है। 5' पर जुड़ती है कैप और 3 पर जुड़ती है टेल। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाए तो इससे बचने के लिए फिर हम एक ट्रिक लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखिए 3 और टेल, तो देखो दोनों टी से शुरू हो रहे हैं। इस तरीके से अपन याद कर लेंगे कि टेल कहां लगती है, कि 3 पे लगती है, तो 3' पर तो टेल लगेगी। अब कैप कहां लगनी है, तो 5 पर लगेगी। अब दूसरी जगह तो जगह है ही नहीं, जगह 1 पर, तो 3 पे तो हमने टेल लगा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब ये बन गया अपने पास एमआरएनए। तो 5' पर तो कैप लग जाएगी और टेल कहां लगेगी, 3' पर। अब ये जो कैप लगती है ये एक्चुअल में है किसकी बनी, तो आपको क्या याद रखना है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या याद रखना है, मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये जुड़ता है कैप के तौर पर, और कैप कहां लगेगी, 5 पर, टेल कहां लगेगी, 3 पर, और ये क्या बन गया, एमआरएनए। अब देखो इधर यूकैरियोट की बात कर रहे हैं अपन। यूकैरियोट में सेल, और सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर होते हैं ये पोर, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और यहां ये डीएनए था, और डीएनए से बन गया एमआरएनए, तो ये बन गया एमआरएनए। डीएनए से क्या बना, डीएनए से बना एमआरएनए, तो ये एमआरएनए, ये एमआरएनए यहां से निकलेगा बाहर, और ये आ गया एमआरएनए। मतलब न्यूक्लियस के अंदर से निकला और साइटोप्लाज्म में आ गया। तो ठीक है, अब ये जो एमआरएनए है ना, ये तो एक तरीके से किसका काम कर रहा है, ये ठेकेदार का काम करता है। ठेकेदार बन गया ये, और ठेकेदार किसका ठेका लेगा, इसका काम क्या होगा, तो भैया इसको क्या बनानी है, इसको प्रोटीन बनानी है। इसको क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। ठीक है, अब एक बात और समझिए, अगर बॉडी को अचानक से इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी में हमें क्या बनानी पड़ रही है, प्रोटीन। अब प्रोटीन बनानी है तो पहले ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, है ना, और फिर ट्रांसलेशन कराएंगे, और इतना टाइम नहीं है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था रहती है, ये जो एमआरएनए बन के आया, इसका कुछ भाग इसके चारों तरफ एक कवरिंग लग जाती है प्रोटीन की। किसकी कवरिंग लग जाती है, प्रोटीन की। तो देखिए बाहर किसकी कवरिंग आ गई, कलर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बाहर कवरिंग किसकी आ गई है, प्रोटीन की। ब्लैक तो दिखेगा, प्रोटीन, और अंदर क्या है, एमआरएनए। ऐसा एमआरएनए जिसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, तो ये जो एमआरएनए है वो आपातकालीन स्थिति में या इमरजेंसी की स्थिति में प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए कैपेबल रहता है। इसे कहते हैं इनफॉर्मोसोम्स। क्या कहते हैं, इनफॉर्मोसोम कहते हैं इसे। ऐसा एमआरएनए जिसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, प्रोटीन से लिपटे हुए एमआरएनए को अपन क्या कह रहे हैं, इनफॉर्मोसोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इनफॉर्मोसोम कह रहे हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा, यूकैरियोट के अंदर एक स्पेशल प्रक्रिया हुई थी, उसका नाम क्या था, स्प्लाइसिंग। क्या नाम है, स्प्लाइसिंग। और एंजाइम कौन सा काम कर रहा था, स्प्लाइसियोसोम। और इसने क्या किया था, इंट्रोन को क्या किया, इसने रिमूव कर दिया, और एक्सोन को आपस में ऐड कर दिया। इसमें एक्सोन एक्सोन को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और फर्दर क्या बना दिया, इसने एमआरएनए बना दिया।
mRNA क्या है? hnRNA का मतलब बाद वाला स्टेप या बाद वाला रूप। तो mRNA का प्रिकर्सर क्या होगा? तो mRNA का प्रिकर्सर होता है hnRNA। hnRNA, अब आपसे कोई पूछ ले hnRNA क्या है, तो hnRNA क्या है? इंट्रॉन रहित, इंट्रॉन रहित एक्सॉन का पार्ट, सॉरी इंट्रॉन युक्त, एक्सॉन और इंट्रॉन युक्त mRNA को अपन क्या कह रहे थे? hnRNA। ठीक है, तो mRNA का पूर्ववर्ती रूप या mRNA का प्रिकर्सर क्या कहलाता है? हेट्रोजीनस RNA कहलाता है या hnRNA कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट में बेझिझक कमेंट करें और पूछ सकते हैं, और आपको जिस भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी उस क्वेरी को पूरा करने की और उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव्स जितने भी टॉपिक हैं वो सब आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। पूरा प्रयास है आपका एक बार रिवीजन तो कराई दे, क्योंकि समय बहुत कम है, और यूट्यूब चैनल पे भी हम अभी नए नए आए हैं, तो प्लीज आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत रहेगी। तो इस तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और प्यारा सा कमेंट भी करते रहें। आगे अपन और क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना मटेरियल आपके समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपने अपने रजिस्टर में इसे लिख भी लिया होगा। अगला है, देखो अभी वैसे ये हमने करा दिया है कि पॉली ए से बनी टेल, तो टेलिंग एड्स कहां पर ये जुड़ रही है? तो पॉली ए से बनी टेल mRNA के किस सिरे पर जुड़ती है? तो आपका आंसर आएगा 3 प्राइम पर, है ना? तो 3 प्राइम पर क्या जुड़ती है? टेल जुड़ती है, और 5 प्राइम पर क्या जुड़ती है? कैप जुड़ती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले इस पर चर्चा अपन ने कर ली है, तो अपन टाइम ज्यादा आपका खराब नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां होती है? ट्रांसलेशन अकर्स इन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां होती है? वैसे अपन ने चर्चा कर ली है, लेकिन फिर एक बार और देख लेते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर अगर अपन बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस कहां होंगी? साइटोप्लाज्म। भाई प्रोकैरियोट सेल ऐसा एक घर है, ऐसी कोशिका है जो एक ऐसे घर की तरह है जिसमें कोई कमरे ही नहीं है, केवल 4 तरफ से बाउंड्री है और उसके अंदर ही सारा खेल हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट के अंदर व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, वहां पर अलग अलग चैम्बर है, मतलब एक न्यूक्लियस भी है वेल डेवलप्ड। तो वहां पर क्या होगा? यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के लिए अलग अलग जगह है। ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है? कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और ट्रांसलेशन कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो दोनों प्रोसेस के लिए जगह अलग अलग है। यूकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा नहीं होता है, केवल साइटोप्लाज्म में ही दोनों प्रोसेस हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टीआरएनए किसको लेके जाता है? ये कई सारे नाम आ रहे हैं बार बार, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एचएनआरएनए, क्या है ये? बहुत सारे नाम आ रहे हैं ना अलग अलग। आरआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एचएनआरएनए भाई इसका ही पूर्ववर्ती रूप है, इससे पहले चर्चा कर ली अपन ने। एचएनआरएनए इसका पूर्ववर्ती रूप है, हेट्रोजीनस आरएनए।
ठीक है, अब देखो इनको नाम से देखो, मैसेंजर आरएनए मतलब ये तो कोई सूचना लेके जाएगा, ये संदेश लेके जाएगा, सूचना लेके जाएगा, तो ये काम करता है। ट्रांसफर आरएनए, ये किसी चीज को ट्रांसफर करेगा, एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। टीआरएनए इसे अनुकूलक एडेप्टिव मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, अनुकूलक अणु भी कहते हैं टीआरएनए को। और राइबोसोमल आरएनए, भाई ये प्रोटीन बनवाएगा, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। तो ये इस तरीके से ये तीनों मिलकर, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये तीनों मिलकर क्या काम करवा रहे हैं, इसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। उस प्रक्रिया को अपन क्या कह रहे थे, ट्रांसलेशन। क्या कह रहे थे, ट्रांसलेशन प्रोसेस कह रहे थे। अब बात आती है ये टीआरएनए किसको लेके जाता है, टीआरएनए, टी आर एन ए, अनुकूलक अणु। देखो टीआरएनए का काम क्या है, काम है ये अपने साथ किसको लेके जाएगा, अमीनो एसिड को। किसको लेके जाएगा, अमीनो एसिड को लेके जाएगा। अब अमीनो एसिड क्या करेंगे, तो अमीनो एसिड, मैं ऐसे शॉर्टकट लिख देता, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, एक चेन बनेगी जिसे क्या कहते हैं, पॉली पेप्टाइड चेन कहते हैं। और ये वास्तव में है क्या, यही तो प्रोटीन है। इसका मतलब यूनिट, प्रोटीन की यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। प्रोटीन की यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर के फॉर्म में ये काम करते हैं, पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो पेप्टाइड है इसका क्या मतलब है, पेप्टाइड का मतलब है दो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ये एक हो गया, इसको जोड़ने वाला जो बॉन्ड है ये अमीनो एसिड दूसरा हो गया, तो अमीनो एसिड एक और ये अमीनो एसिड हो गया दूसरा। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर इनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने के लिए कितने प्रकार के अमीनो एसिड काम आते हैं, तो आपका आंसर आएगा 20 प्रकार के। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो एसिड काम आते हैं। इसमें से 10 कैसे होते हैं, आवश्यक, एसेंशियल, और 10 कैसे होते हैं तो अनावश्यक। ठीक है, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड किसकी यूनिट है, प्रोटीन की। प्रोटीन की जो पॉली चेन बनती है वो कौन से बॉन्ड से बन रही है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो टीआरएनए एक्चुअल में लेके किसको जा रहा है, अमीनो एसिड को। किसको लेके जा रहा है, अमीनो एसिड को। टीआरएनए की स्ट्रक्चर देखें तो देखिए इस तरीके से होती है। ये यहां पर एक इसमें एडिशनल आर्म भी पाई जाती है और ये है इसमें एक लूप, जिसे कहते हैं एंटी कोडोन आर्म। और यहां पर एक होता है 5 प्राइम और एक होता है 3 प्राइम। ठीक है, और 3 प्राइम के साथ ही जुड़ता है ये अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन तो यहां से आता है, टीआरएनए की किस प्राइम पर, 3' पर या 5' पर, किस पर अमीनो एसिड जुड़ता है, तो आंसर आएगा 3' प्राइम पर। किस पर जुड़ता है, 3' प्राइम पर जुड़ता है। ठीक है, टीआरएनए का एक और नाम क्या है, तो मैंने आपको बताया अनुकूलक अणु, एडेप्टिव अनुकूलक अणु भी कहते हैं इसे। इसे सोल्यूबल टीआरएनए भी कहते हैं। सोल्यूबल मतलब घुलनशील आरएनए भी कहते हैं इसे, सोल्यूबल या घुलनशील आरएनए भी कहते हैं। और इसके लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध है, इससे है
टीआरएनए से। क्लोवर लीफ मॉडल किसके लिए दिया गया था? तो आपका आंसर क्या आएगा? टीआरएनए के लिए दिया गया था। क्लोवर लीफ मॉडल किसके लिए दिया गया? तो आंसर आएगा टीआरएनए के लिए। चलो आगे और देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो आरएनए है ना, आरएनए से संबंधित भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। जनरली ये मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बताया था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसको अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जेनेटिक आरएनए, ये तो मेनली कहां पाए जाते हैं? प्लांट वायरस। इसमें प्लांट वायरस में अगर आरएनए है तो वो जेनेटिक के फॉर्म में काम करेगा, है ना। और दूसरे होते हैं नॉन जेनेटिक। तो नॉन जेनेटिक जो आरएनए है उसमें कौन कौन आते हैं? तो आपको याद रखना है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, है ना। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए, एचएनआरएनए। नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूं, एसएनआरएनए है, ये एचएनआरएनए है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कलर का कॉम्बिनेशन इस तरीके का हो गया है कि वो कम विजिबल हो पाता है। तो नॉन जेनेटिक जो आरएनए है उसमें एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए को याद रखना है विशेषकर, और जेनेटिक में आपको याद रखना है कि ये प्लांट वायरस के अंदर पाए जाते हैं। अगर आरएनए प्लांट वायरस के अंदर है तो वो जेनेटिक के रूप में ही काम करता है, इसीलिए उसे अपन जेनेटिक आरएनए कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लो क्योंकि हो सकता है कि यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले। आरएनए बेसिकली कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और हेट्रोजीनस आरएनए। तो ये इनके पूरे फुल फॉर्म है, तो आप इसको देख सकते हो, है ना। चलो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए कोडोन कंसिस्ट ऑफ, एक कोडोन की बात हो रही है, कोडोन की बात। तो देखिए प्रोटीन का हमें क्या कराना है? फॉर्मेशन कराना है। प्रोटीन का फॉर्मेशन कराना है तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? तो हमें जरूरत पड़ेगी अमीनो एसिड की। किसकी जरूरत पड़ेगी? अमीनो एसिड की। और अभी बताया था जो अमीनो एसिड है उनकी संख्या कितनी है? 20। तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? तो देखिए एमआरएनए पर जो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं वो होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब ये 4 नाइट्रोजन बेस हैं और अमीनो एसिड हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के हैं। तो ये फिर इसे कोड करने के लिए काफी नहीं है, इसका मतलब हमें इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अपन इसके 2-2 के पेयर बना लेते हैं। तो जब 4 × 4 मतलब डबल डबल बना के देखें तब इनकी संख्या हो रही थी 16, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं? 20 हैं, तो ये भी सफिशिएंट नहीं थे। तो फिर इसके 3 पेयर पर चर्चा हुई। तो 3 पेयर की अगर अपन बात करें तो जैसे 4 ये नाइट्रोजन बेस, फिर 4 नाइट्रोजन बेस और फिर 4 नाइट्रोजन बेस, अगर इसको लेते हैं तो इनकी नंबर आए 64। कितने आए? 64।
और अमीनो एसिड हमारे पास है 20 प्रकार के, और हमारे पास कोडोन बन रहे हैं 64, तो ये इसके लिए सफिशियंट था। तो इस आधार पर यह बोला गया कि ये जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। तो जो कोडोन कैसा है, ट्रिपलेट होता है, मतलब इसमें 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडोन बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो टर्म है वो आया। और ये जो कोडोन रहते हैं ना, ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही पढ़े जाते हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़े जाते हैं कोडोन। और कोडोन हमेशा कैसा होता है, तो ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कोडोन किससे मिलके बने हुए हैं, तो इनसे मिलके बने हुए हैं। किससे, नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने हुए हैं कोडोन। ठीक है, और कोडोन कैसे होते हैं, तो ट्रिपलेट होते हैं। कोडोन कैसे हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अब 64 जो कोडोन बने थे, इनमें से 61 कोडोन तो हमारे काम के हैं। ठीक है, और 3 कोडोन वो काम के नहीं है। तो 61 और 3 अगर जोड़ें तो वही संख्या तो 64 आ जाएगी। तो ये जो 3 कोडोन है, 3 कोडोन ये कहलाते हैं स्टॉप कोडोन। क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडोन। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है UAA, UAG और UGA, ये तीनों स्टॉप कोडोन हैं। UAA, UAG और UGA ये तीनों क्या हैं, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक कोडोन होता है उसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं। स्टार्ट कोडोन कहते हैं, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं यहां से। स्टॉप कोडोन कितने हैं संख्या में, 3 हैं। कौन कौन से हैं, UAA, UAG, UGA। स्टार्ट कोडोन, तो स्टार्ट कोडोन का नाम है AUG, और ये किसको कोड करता है, तो आपको याद रखना है मैथियोनिन को। इसको मैथियोनिन को याद रखना, मैथियोनिन को कोड करता है ये AUG। ठीक है, तो 61 में से ये 3 स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, 64 में से सॉरी ये 3 स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। तो 61 जो कोडोन बचे हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखनी है, ये कोडोन जो होते हैं ये कंटिन्यूअस पढ़े जाते हैं, लगातार पढ़े जाते हैं, अर्थात ये कोमा रहित होते हैं, इनके बीच में कोमा नहीं लगेगा, ये कोमा रहित होते हैं। जैसे ये mRNA है और इस mRNA पर कोडोन लगे हुए हैं, जैसे A, U, G, C, U, है ना, इस तरीके से। तो ये ऐसे ही पढ़े जाते हैं, ये कोमा रहित होते हैं, और ये नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते आपस में। ठीक है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने एक कोडोन लिखा AUG, तो मैं दूसरे कोडोन को ऐसे नहीं लिख सकता, जैसे GAG, ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। ये ऐसे कैसे, ये फिर कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा AUG फिर GAG, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल भी होते हैं कोडोन। ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब बैक्टीरिया से लेके और यूकैरियोट तक इनका काम एक ही है। कैसे, जैसे यू ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, तो बैक्टीरिया में भी ये फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, और ये हमारे अंदर भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कोडोन की। अच्छा, कोडोन डीजनरेट होते हैं, है ना, डीजनरेट भी होते हैं। और एक कोडोन कई सारे, जैसे ये कोडोन है, जैसे यू, तो ये हमेशा किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को कर रहा है, दूसरे को नहीं करेगा। लेकिन एक अमीनो एसिड के लिए 2 या अधिक कोडोन भी हो सकते हैं जो इसे कोड करते हैं। ठीक है, जैसे आर्जिनिन है, 6 अमीनो एसिड को कोड कर देता है वो,
ठीक है, तो इस तरीके से जो कोडोन है, एक कोडोन है, इसमें कितने बेस होंगे नाइट्रोजन के, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 बेस होंगे। तो एक कोडोन में कितने होंगे, 3। तो 3 है तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोटल सेंस कोडोन आर 61। ठीक है, और थोड़ा सा अपन ये भी देख ले, एक 2 मिनट में अपन चर्चा कर लेते हैं ये कोडोन बनाते कैसे हैं अपन। तो आप एक बार याद कर लो, इसे कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। देखो 64 कोडोन बनाने हैं तो हमें इस तरीके से बॉक्स बना लेने हैं। जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं। ये एक, ये दूसरा, ये 4, ऐसे ही इधर से ले लेते हैं। मैं एक भर के बता दूंगा, आप भर पाओगे इसे, श्योर है। जैसे यहां पर लिख लें UCAG, 4 नाइट्रोजन के बेस हो गए, तो यहां भी लिखेंगे ऐसे ही UC, सेम कॉम्बिनेशन है ना, बदलना नहीं है। फिर UCAG, 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 फिर UCA और G। अब देखो यहां से ये U है तो मैं ऐसे 4 बार U लिख दूं, 4 बार लिख दिया क्योंकि वो 4 है आगे कॉम्बिनेशन। फिर ये U है तो इसको भी मैं 4 बार ही लिख दूंगा, वो चारों को इधर इसके आगे लिखना है। फिर तो UCAG, जैसे ये बनाना है मुझे, तो देखो इसके इधर A है तो 4 बार लिख लेंगे A, और ये C है तो 4 बार लिख लेंगे C, और फिर ये चारों UCAG। इस तरीके से अपन 64 कोडोन भर पाते हैं। ठीक है, तो ये इनको भरने का एक फॉर्मूला है। जैसे मैं एक और बता देता हूं, जैसे मुझे ये भरना है C, 4 बार C मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर C है, फिर A यहां पर है तो A और A, फिर ये चारों इधर ले लो UCAG। वीडियो में अगर ये ऊपर के कैरेक्टर नहीं आ रहे हो तो अपन इनको ऐसा करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, यहां से दिख जाए। अगर ये यहां आपको नहीं दिख रहे हैं तो फिर मैं इनको नीचे लिख लेता हूं, जैसे UCAG। ठीक है, ऊपर से मैंने उतार के इनको नीचे कर लिया। जैसे मुझे ये भरना है तो यहां पर G 4 बार लिख लेंगे और फिर U 4 बार लिख देंगे। अब वो 4 कैरेक्टर यहां ले लेंगे तो UCAG। जैसे मुझे ये भरना है तो देखो इसके इधर सामने C है तो 1 2 3 4, फिर इधर C है 1 2 3 4, और फिर ये UCAG। इस तरीके से अपन ये कोडोन भर पाते हैं पूरे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टॉप कोडोन के नाम UAA, UAG और UGA, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनके बारे में चर्चा कर ली थी, स्टॉप कोडोन के बारे में। अगला है लैक्जेड कोडोन, सॉरी लैक्जेड लैक्टोज, तो लैक्जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो ये लैकोपेरोन से लिया गया प्रश्न है, लैक्टोज ओपेरोन। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं तो वो होते हैं 3, Z, Y और A। तो यहां पूछा गया है Z से, Z के बारे में पूछा है, ये किसको कोड करता है, तो Z से होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना। अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं तो एक वीडियो और बनेगा अभी इसका, इसमें बहुत सारे मतलब क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, टॉपिक बचे हुए हैं। एक ओपेरोन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, फिर इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP से संबंधित प्रश्न है, इसके अलावा DNA फिंगरप्रिंटिंग से भी रिलेटेड कुछ टर्म हैं।
तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस अपन इतना ही करते हैं। और संदीपनी क्लासेस के साथ आप बने रहिए, अपना प्यार यूं ही दिखाए रहिए। और ये एक नया यूट्यूब चैनल मैंने अभी क्रिएट किया है, तो आप इसमें थोड़ा सा अपना सपोर्ट दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप संदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रह सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो की में हम इससे आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।